क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के कुछ लिमिटेशंस की चर्चा की थी और 3 लिमिटेशंस है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में। एक ही तो ये कि यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमते रहेगा तो ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उसका चार्ज बाहर रेडिएट होगा मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से, और चूंकि वह एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो इसका पाथ जो है धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा और ये फाइनली न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा। तो ये इसमें नहीं होता, ये पहला ड्रॉबैक है। दूसरा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो पहला ड्रॉबैक हम लोगों ने बताया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट गिवन, distribution of electron was not proposed। और तीसरी बात थी cannot explain हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आज के दिन हमारा जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। पहला 2 ड्रॉबैक तो आप समझ जाएंगे, लेकिन तीसरा समझने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग इसमें देखेंगे हमारा स्पेक्ट्रम है क्या, और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो आप पढ़े होंगे कि फिजिक्स में कि जब लाइट प्रिज्म से होकर के पास करती है तो ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। ये 7 भाग में टूट गया विबजियोर के फॉर्म में, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से होकर के पास करती है तो, और इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट या सनलाइट या जो भी है इसका। तो 7 अलग अलग रंगों में, या इंद्रधनुष का बनना आप देखे होंगे, वो भी एक तरह से प्रकाश का स्पेक्ट्रम ही है। अब हम लोग आता है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई और डिस्चार्ज ट्यूब बने, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज करंट लगाया जाता था और इसमें अलग अलग तरह की गैस डाल करके और उस गैस का आयनाइजेशन कराया जाता था। उस आयनाइजेशन के उपरांत जो लाइट निकलते थे, उस लाइट का जो है एनालिसिस किया जाता था। उस लाइट को प्रिज्म से होकर के पास करने पर एनालिसिस वगैरह किया जाता था। तो इसमें क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से सभी गैसों के, नियॉन गैस, ऐसे कराए जाते हैं। और आजकल जो बिलबोर्ड्स में आप डिफरेंट कलर्स देखते हैं टाइम्स स्क्वायर चौक पर या और भी एडवर्टीजमेंट में, वो इसी तरह के गैस के डालने से इसमें अलग अलग तरह के लाइट आते हैं। ऐसा ही एक काम हाइड्रोजन के साथ बामर ने किया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दिया गया, ये हमारा कैथोड एनोड हो गया, और इसके अंदर जो हमने गैस भरा है वो है हाइड्रोजन गैस, और हाई वोल्टेज करंट लगाया गया। तो इससे ब्लू कलर का लाइट निकलता है। ये ब्लू कलर का लाइट निकलता है, इसलिए हमने ब्लू कलर से इसको दिखा रहे हैं। और इस लाइट को जब प्रिज्म से होकर के पास कराया गया,
तो इस तरह से ये 4 भाग में बटा हुआ दिखा। ये ब्लैक नहीं है, ग्रीन ले लीजिए। एक ब्लैक का कलर तो आता नहीं है, लेकिन हमको इसके लिए केवल ये समझना है कि ये 4 भाग में ये हमारा लाइट बट गया। तो अब दोनों चीजों को कोरिलेट करना है, लाइट का स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन गैस से जो ब्लू लाइट निकला उसका स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश की जो अलग अलग रंग हैं वो क्यों बनती हैं? वो इसलिए बनती हैं कि हमारा जो सनलाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से बना हुआ है और हर एक कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टॉपिक पर डिस्कस भी किया है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है वो अलग अलग टाइम में लाइट के बाहर निकलने के कारण बन रहा है, चूंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसकी एनर्जी है और वेवलेंथ के हिसाब से उसका डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो लाइट इस तरह से प्रिज्म से होकर के पास करने पर, ये स्क्वायर्ड ग्लास में नहीं आएगा, लेकिन जब प्रिज्म से होकर के पास होगा तो प्रिज्म अपने शेप के वजह से लाइट को अलग अलग वेवलेंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। तो इससे जो हमारा स्पेक्ट्रम बना, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कहलाता है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये बामर ने ये काम किन्होंने किया था? तो बामर ने किया था। ये जो वेव यहां पे अलग अलग लाइट आए थे, उनके वेवलेंथ्स के लिए उन्होंने एक समीकरण लिखा था कि वेवलेंथ फॉर दीज लाइट्स 1 by lambda equals to 109,766 1 by 2 square minus 1 by n square सेंटीमीटर इनवर्स। ये उन्होंने फॉर्मूला लिखा था कि ये जो हमारा अलग अलग लाइट आया, 4 लाइट, इस 4 लाइट के जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के लिए हमारा क्या मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। तो यह इक्वेशन भी बामर ने बताया था। ये काम जो है 1886 का है। उस समय एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इसलिए बामर का काम काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर n क्या है? तो n इंटीजर है जिसका मान 2 से बड़ा है। n इंटीजर है जिसका मान 2 से बड़ा है। दिस इज द बामर्स रिलेशन। तो अब देखिए कि एक्चुअली अब जब हम लोग इसमें आयनाइजेशन के बाद देखते हैं कि आखिर इस डिस्चार्ज ट्यूब में हुआ क्या। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और यह हाइड्रोजन गैस हाई वोल्टेज करंट में 2 हाइड्रोजन एटम के रूप में टूट जाता है। ऐसा होता होगा, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, और इसके बाद और थोड़ा ज्यादा करंट मिलेगा तो ये हाइड्रोजन H+ और इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाए। यानी कि हर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और यह इलेक्ट्रॉन जो उसके एक ऑर्बिट में है, चूंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से एक ही ऑर्बिट होना चाहिए ना। तो एक ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा एनर्जी लेकर के, तो वहां से वो क्या होगा? एक बाहर के स्टेट पे गया, हायर एनर्जी स्टेट पर गया, और उस हायर एनर्जी स्टेट से फिर वो वापस आएगा। तो हम जो रंग देखते हैं वो रंग, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर का लाइट इसी वजह से है। ये ब्लू कलर का लाइट इसमें इसी वजह से है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से हायर एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वहां से वापस आया तो ये ब्लू कलर का लाइट मिला। लेकिन जब हम प्रिज्म से होकर के पास करते हैं तो यह लाइट 4 भाग में फिर बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लू कलर के लाइट में 4 अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, 4 डिफरेंट लैम्डास वेवलेंथ्स है, 4 अलग अलग। तो ये जो 4 अलग अलग वेवलेंथ है, ये कैसे आया?
और ये आया तो इसका मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस आया तो वो एक ही लेवल पर नहीं आया, बल्कि 4 लेवल पर आया। कोई हमारा ब्लू कलर का हो गया, कोई रेड कलर का हो गया, कोई हमारा ग्रीन कलर का हो गया, ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा ठीक से समझना है कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टीपल ऑर्बिट है। माने हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है या किसी और ऑर्बिट में घूमता है, या कभी किसी और ऑर्बिट में घूमता है और कभी किसी और ऑर्बिट में। तो देयर आर मेनी ऑर्बिट सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इट अपीयर्स फ्रॉम द बामर्स थ्योरी। बामर के द्वारा जो ये रिलेशनशिप दिया गया, जो एक्सपेरिमेंट था, इससे साबित होता है कि हाइड्रोजन के लिए मल्टीपल ऑर्बिट है। अब हम लोग आते हैं फिर से रदरफोर्ड की बात पर, जो 1911 में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के द्वारा हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है एक दिए गए सर्कुलर पाथ पर, ताकि जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स सर्कुलर फोर्स में जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है उसके द्वारा काउंटर बैलेंस हो जाए। अब आप बताइए कि यदि जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसका मान है F बराबर mv²/r, और यदि ये ऑर्बिट अलग अलग हो गया तो हमारा r का मान अलग अलग हो गया। तो r का मान जब बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, फोर्स बदलेगा, और फोर्स बदलेगा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदल जा रहा है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से यह ठीक नहीं है। इसीलिए कहा गया कि रदरफोर्ड थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यह बात हम लोग आज इसमें समझते हैं, और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए एक दूसरी थ्योरी दी गई, जो नील्स बोर के द्वारा दी गई है 1913 में। उस समय काम काफी तेजी से हो रहे थे। और एक दूसरी थ्योरी आई नील्स बोर के द्वारा, जिसको हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। बोर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। ये 1913 में दुनिया के महान फिजिसिस्ट में नील्स बोर की गणना होती है, और उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई है। तो इस थ्योरी के उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स बताए। पॉस्टुलेट्स क्या है? पहला पॉस्टुलेट्स है स्टेशनरी ऑर्बिट का। इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, ये केवल वैसे ही ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी एज फार एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। जो मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और अपना रेडिएशन, अपना चार्ज वो धीरे धीरे लूज करेगा, वो यहां नहीं होता है। बोर ने इसको अपनी अवधारणा में, पोस्टुलेट में ऐसा माना, कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन revolves in only those circular orbits where its energy remains constant. अब कंडीशन क्या है? इस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने का जो कंडीशन है, वो कंडीशन उस दूसरे पोस्टुलेट में या पहले पोस्टुलेट्स में भी आप लिख सकते हैं। In these stationary orbit, angular momentum of the electron must be quantized.
अब इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में घूमता है, यहां न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस r, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम L बराबर I ओमेगा होता है और I mr स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, तो ये हो गया mv r के बराबर, यानी कि लीनियर मोमेंटम mv में r का एक मल्टीपल आ गया, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम का मान क्वांटाइज्ड होना चाहिए किस फैक्टर का, तो h/2 पाई का, और n क्या है, तो यहां इंटीजर्स है। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें पहली बार बोर प्लांक्स कांस्टेंट h को, जो कि रेडिएशंस के लिए दिया गया, उसको वो पार्टिकल के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स का मिक्सिंग पहली बार हो रहा है और ये काम निल्स बोर के द्वारा किया गया, जहां उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड बताया। दो और भी बात है इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो तीसरे पोस्टुलेट में बोर ने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, जिसको बाद में हम लोग अब सेल कहते हैं, ऑर्बिट नहीं कहते हैं, इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, n का मान यही इंटीजर है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो सकती है। ये इस फॉर्मूला के आधार पर भी उन्होंने बताया, जो आगे चल करके हम लोग जब पढ़ेंगे और डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसको समझ सकते हैं। एक और पोस्टुलेट यहां पे ध्यान देने का है कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कंसर्न, तो स्पेक्ट्रम के लिए तो उसको मल्टीपल ऑर्बिट सिस्टम है, तो बोर ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी मल्टीपल ऑर्बिट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स में प्रमोट और कम डाउन, इलेक्ट्रॉन्स में जंप भी आप लिख सकते हैं, जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, और वाइस वर्सा, मतलब आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में भी वाइस वर्सा, and emits and absorbs or emits, absorbs or emits certain amount of energy that is given as delta E EF minus EI। F का मतलब हुआ फाइनल ऑर्बिट और I का मतलब हुआ इनिशियल ऑर्बिट। तो फाइनल ऑर्बिट और इनिशियल ऑर्बिट में जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी के बराबर का एनर्जी है वो, जैसे मान लो यहां से यहां आया, ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट है, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, तो 4 और सेकेंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब कोई भी एनर्जी प्लांक्स थ्योरी के हिसाब से एच न्यू के बराबर है, तो एच न्यू इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई, या आप लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई, या 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाय एच सी ई एफ माइनस ई आई। तो आज हम लोगों ने बोर पोस्टुलेट पढ़ लिए और बोर पोस्टुलेट्स के साथ साथ हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की, और नेक्स्ट डे हम लोग इस बोर पोस्टुलेट्स के आधार पर देखेंगे कि क्या बामर रिलेशन प्राप्त किया जा सकता है, और यदि बामर रिलेशन इस पोस्टुलेट से मिल गया तो ये पोस्टुलेट सही है, इनकी अवधारणा सही है, और फिर हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।